चल मेरी सारूली किम साड़ी हाटे माँ, किम साड़ी हाटे माँ। 2 साल पहले की बात है, हमारे ओहो रेडियो के कार्यक्रम में आए थे। सर्दियों का टाइम था, 9 नवंबर, हल्की सी ठंड। आपने कोट पहना हुआ और आपने हल्का सा एक बटन खोला, उसके बाद आपने एक राउंड मारा, फिर जो आपने वहां डांस किया है, वही एक जो गायन के साथ वो तो कहते हैं प्रथम गीतम द्वितीय वाद्यम तृतीय नृत्यम, तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पहले में गीत आता है तो नृत्य भी उसी का हिस्सा है। तो जब आपका शरीर बोलने लगे तो वो मुझ में आ जाता है उस दौरान, पर वो तब आता है जब स्वंत सुखा अंतर अनुभूति बहुत आनंद की होने लग जाती है, तब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। हमारी जमीनों की रक्षा कैसे होगी? मूल निवास तो 1985 ही होना चाहिए, बस यही चाहता हूँ मैं कि ये बहुत जल्दी हो। तो कुछ आस तो जगी है लोगों में, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा एक रोल रहता है। इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा हल्द्वानी में घटना हो गई। अभी यहाँ पे देहरादून में जो बस अड्डा है वहाँ पे एक युवती के साथ में गलत चीज हो गई। 2-3 दिन पहले की बात है, अभी पलटन बाजार में कुछ हुआ, रेलवे स्टेशन में कुछ हुआ। बहुत लाजमी बात कही आपने काबी जी, सख्ती तो कानून में चाहिए। कोक स्टूडियो भारत जैसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे दिग्विजय सिंह परियार, कमला देवी, नेहा कक्कड़ वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी तरफ गुलाबी शरारा जैसा गीत, गाना तो हमने देश विदेश पहुंचा दिया। पहाड़ का खाना जो है कहीं अटका पड़ा है। खाना बिल्कुल, खाने का क्या किया जाए? हमारे यहाँ परिधान पे और खाने पे कम काम हुआ है। एड्रेस बदल जाए कोई बात नहीं, लेकिन ड्रेस तो ना बदले कम से कम। तो चाय की चुस्कियों के साथ ओहो रेडियो का ये पॉडकास्ट और ओहो रेडियो का ब्रांड न्यू पॉडकास्ट वाला स्टूडियो जहां पहुंचे हुए हैं पद्मश्री जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी। तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारी ब्रांड न्यू स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद काबी जी, और ओहो पॉडकास्ट स्टूडियो का सभी श्रोताओं थे प्रणाम और नमस्कार। तो चाह कदू पसंद छू? चाह बहुत पसंद, बहुत ज्यादा, और वो भी खास तौर से बिल्कुल घरिया स्टाइल में, एकदम गुड़ वाली चाह, जो बहुत ये सेहत का वास्ता भी बहुत अच्छा चाय, बहुत बढ़िया। वाह। प्रीतम जी के बारे में सबको पता है कि भाई जागर वगैरह को लेके गीत संगीत की तो बात हमेशा होती है। मैं इस बीच क्योंकि क्या है खेल खिलाड़ी की बात से शुरू कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपका जो फुटबॉल फ्रेम है, जिसके बारे में जब मेरे को पहली बार पता चला मैंने कहा ये कुछ अलग है। जी। तो ये जो फुटबॉल फ्रेम, और अभी क्योंकि हम सब ने देखा कि ओलंपिक निकले हैं, फिर पैरालंपिक्स हुए हैं, उसके बाद अब इस बार जो नेशनल गेम्स हैं वो उत्तराखंड में होने वाले हैं। तो जरा आपका ये फुटबॉल फ्रेम और इसको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं खेलों के मामले में? मैं स्कूलिंग मेरी मसूरी से हुई है, तो हम लोग जब बड़े बड़े मैच होते थे, वर्ल्ड कप के मैच, तो उस दौरान मैच को देखा करते थे, और स्कूल में भी मैं अच्छा खेलता था। अच्छा। तो स्कूल की टीम के साथ भी खेलता था। तो फुटबॉल मुझे उस जमाने में बतिस्तूता एक प्लेयर होते थे अर्जेंटीना के, वो बहुत अच्छे लगते थे, उनके बॉल बड़े अच्छे लगते थे। वो जब वो फॉरवर्ड जाते थे और वो क्रॉस गोल, जैसे गोल के किनारे का जो उनका किक होता था वो बहुत शानदार, मुझे बहुत पसंद था। तो जब मैंने उनको देखा तो मैं उनका दीवाना हो गया, और वहाँ से मेरे को फुटबॉल की एक मुझ में एक जिज्ञासा इतनी जाग गई कि मतलब रात दिन फुटबॉल खेलना, इस तरह से करना, तो वो मेरा शौक है। और उसके बाद तो फिर वर्ल्ड का फुटबॉल, क्योंकि पूरा यूरोप, लैटिन अमेरिका, इवन हमारे देश में तो फुटबॉल का इतना नहीं है, तो वो फुटबॉल के अंदर मेरी तब से रुचि अब तक बनी हुई है। मैं फुटबॉल के लिए जब वर्ल्ड कप हो रहे होते हैं, या यूरो कप, या अमेरिकी जो लैटिन अमेरिका का होता है, कोपा एगेन बोलते हैं उसको, कोपा कप, उसको रुचि के साथ देखता हूँ। और फाइनल के दिन तो अगर मेरा कॉन्सर्ट हो तो मैं छोड़ दूंगा उसे। अच्छा। तो उत्तराखंड हमारी जो है वीरों की भूमि है, फौज में इतने लोग जाते हैं, फिजिकली बड़े फिट हैं, क्योंकि नीचे ऊपर पहाड़ों पे इधर उधर कूदा फादी सब चलते रहती है, 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल जाना। लेकिन खेलों के मामले में हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना हरियाणा, हमारा पड़ोसी राज्य, इतना बढ़िया कर रहा है। क्या सोचते हैं कि कहाँ कमी रह गई है? खेलों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हमारा राज्य अभी बना ही है, उत्तर प्रदेश के टाइम पे हम लोग एक बिल्कुल पर्वतीय लोग रहे हैं उनकी दृष्टि में कि ये पहाड़ों के लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो धावक अच्छे निकल सकते हैं, एथलीट बहुत अच्छे निकल सकते हैं। आपके हमारे यहाँ तो जब लड़के स्कूल से छुट्टी होती है तो 3-4-5 किलोमीटर की चढ़ाई तो मिनटों में चढ़ लेते हैं वो।
तो वो इतना बड़ा बैग कंधे में है उनके, उनको जरूरत है खेलने की, उनके लिए मुहैया करवाए जाने चाहिए। खेलों के प्रति बहुत उदासीन रवैया रहता है, और स्कूलों में खेल को सिर्फ एक पीटीआई का सेशन होता है, जो पीटी जिसको बोलते हैं, और वहाँ तक वो बात सिमट जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि खेलों के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। छोटे छोटे स्टेडियम बनाए जाएं और बड़े स्तर पर आयोजन करे जाएं, राज्य स्तर पर आयोजन करे जाएं, बहुत ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ। ऐसे ऐसे बच्चे आ जाएंगे कि जो बच्चे अच्छे धावक हो सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हो सकते हैं, अच्छे फुटबॉल वाले हो सकते हैं। और फुटबॉल में तो पर्वतीय राज्यों के, हम नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओ तो मणिपुर, भाईचुंग भूटिया तो नॉर्थ इंडिया का ही है। तो हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें, बशर्ते इसमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कम है अभी खेल में हम लोग प्रतिस्पर्धात्मक रूप से विश्व की पहली पर्वतारोही यहाँ है। और 7 बार माउंट एवरेस्ट चढ़े लवराज धर्मसत्तु जी हैं वो यहाँ ऐसे ऐसे माउंटेनियर, बचेंद्री पाल जी। तो ऐसे ऐसे जो ये स्वयं के उससे हुए अपने निजी प्रयासों से, फिर इनको तो उस तरह से अगर होंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे एथलीट निकल सकते हैं जो ओलंपिक में गोल्ड लाएंगे, ओलंपिक में मेडल लाएंगे। ऐसे खेलों के प्रति अभी उस स्तर पे है नहीं जिस स्तर पे होना चाहिए। हमारे ओहो रेडियो पे आपका एक ब्रांड न्यू गाना सरुली कमसारी हाट वाली, जी कमसारी हाट, हाँ जी। ये जरा बताइए, ये आपका पुराना गीत है जिसको आपने? जी, मैं ये इसको बेसिकली ये है सरुली और सुम्याल की एक प्रेम कथा है, पवाड़ा प्रेम प्रसंग, जिसको पवाड़ा वीर गाथा बोलते हैं। जागर ही होता है, लेकिन जागरों में जागर देवताओं के गाए जाते हैं और वीर गाथाएं भड़ों की गाई जाती हैं। तो उसमें राजकुमार सुम्याल और सरुली की एक वीर गाथा है, उसका प्रेम प्रसंग, जिसको मंचों में बहुत ज्यादा मैंने गाया। और मंचों में मैं भी तब गाता था इसको कि जब मैं समझता था कि अब थोड़ा सा डल जा रहा है, या अब थोड़ा सा कार्यक्रम में एक ऐसा वो चाहिए कोई कि जो कार्यक्रम होस्ट हो जाए। तो उस समय इसको हुड़के डाल करके गले में जब मैं, क्योंकि कैसेट में सरुली मेरो जिया लगेगी, वो तो लिमिटेशंस में कि आपने 5-7 मिनट में गाना गाना है, इसके लिए मैं फ्री था उसमें मंच में कि इसको जितनी देर के लिए मर्जी उतनी देर के लिए गाओ जी। तो सरुली किमसाड़ी हाट सुम्याल का, राजकुमार सुम्याल जो उसके पिता उदी रौथ थे, उनका दरबार हुआ करता था। तो वो बताते हैं कि सरुली कुमाऊं की है, सुम्याल गढ़वाल का है, इनका आपस का प्रेम प्रसंग हुआ और उसको विवाह करके वो किमसाड़ी हाट लाया, जो जहाँ उसका राज्य हुआ करता था जी। तो किमसाड़ी हाट का जब मैं मंचों में गाता था तो बहुत गाता हूँ तो वो बहुत सुपर हिट होने लगा, बहुत उसकी डिमांडें होने लगी। तो अब मैंने उसको धीरे धीरे करके, वो कई लोगों ने फिर अपने यूट्यूब वगैरह में डाला, फिर अब मैंने विधिवत रूप से उसका बिल्कुल अच्छा फॉर्मेट, एक उनका प्रेम प्रसंग को सही तरीके से लिख करके फिर वो गाया है अभी। तो ये किमसाड़ी हाट किस तरफ पड़ता है? एक किमसाड़ी हाट गढ़वाल में ही है कहीं। अच्छा। और वहाँ पे बताते हैं कि अभी भी राज घरानों के खंडहर मिलते हैं। जी 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 उस वक्त के। तो थोड़ा सा अगर 2-3 लाइनें इस गाने की हो जाए। हार तुम्हारा देख दो सरुली कुमेड़ का वास्ता बोल बैठ के, ये तो महाराज देख दो बल किमसाड़ी हाट माइक डंडिया महलपुर छजवारी छन मेरी, चल मेरा राज लिजोल रे हाँ, चल मेरी सारुली किमसाड़ी हाट माँ, किमसाड़ी हाट माँ, राजीन बनी रहली ठकुरान बनी रहली, अब नी रहे दू दात्यों भी गरा, किमसाड़ी हाट माँ दात्यों भी गरा, छपा की भी गरा। तो महाराज किमसाड़ी हाट माँ सरुली कुमेड़ जा दे, हाँ सरुली कुमेड़ महाराज देख दो बोल बैठ के कड़ो सुम्याल, भले अब नी रहे दू छपा की बीगरा, किमसाड़ी हाट माँ, किमसाड़ी हाट माँ, चांदी की पाठाली चमकण लेगी ना, किमसाड़ी हाट माँ, किमसाड़ी हाट माँ। इस तरह से ये पवाड़ा है जी। वाह वाह जी। तो आप चाय भी लीजिए। आप आज से मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, हमारे ओहो रेडियो के कार्यक्रम में आए थे दून यूनिवर्सिटी में जी। तो जब आपने सरुली गाया तो गीत पे तो हमेशा ध्यान जाता है जागर पे। पहली बार मैंने देखा, सर्दियों का टाइम था, 9 नवंबर, हल्की सी ठंड, आपने कोट पहना हुआ और आपने हल्का सा एक बटन खोला उसके बाद आपने एक राउंड मारा, फिर जो आपने वहां डांस किया है, मतलब वो हमारे यहाँ इतनी बार देखा गया है। और उसके बाद से जब भी आपका कोई ऐसा गीत आता है हमारे यहाँ ये होता है कि अब आप कैसा डांस करोगे। और ये जो
नया गाना जो भी आपने गाया, इसके अंदर भी आपने बिल्कुल एकदम गजब तरीके से, तो ये डांस का कैसे है? मैं बचपन में मंच पे जब हमारे मंच स्कूल में मंच पे किसी उस जमाने गा रहे हैं तो गाते हम गाने के लिए भी खड़े होते थे, मुझे लगता था आगे खाली जा रहा है तो 2-3 ऐसे ठुमके लगा देता था। तो वो वहां से चला रहा है, तो वही एक जो गायन के साथ वो तो कहते हैं प्रथम गीतम द्वितीय वाद्यम तृतीय नृत्यम, तीनों एक दूसरे के पूरक होते। पहले में गीत आता है तो नृत्य भी उसी का हिस्सा है। तो जब आपका शरीर बोलने लगे और वो अंतर भाव से निकल करके वो मुद्राएं जो आपके नृत्य की आपकी होने लगे, तो वो मुझ में आ जाता है उस दौरान। पर वो तब आता है जब स्वंत सुखा अंतर अनुभूति बहुत आनंद की होने लग जाती है, तब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। तो इसको लेके आपको कॉम्प्लीमेंट मेरे ख्याल से मिलते रहते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं जी। अभी तो स्टेजों में ये होता है कि जैसे मैं कोई गाना गा रहा हूँ और मैं तो मुझे उन लोगों को लगता है, मुझे बहुत सारे बोलते नहीं प्रीतम जी आप अपने रंग में आए नहीं, अभी कुछ बुझा बुझा सा माहौल है। तो इतनी देर में फिर वो साउंड वाउंड चेक करवाते हैं, सेटिंग। उस आयोजक की कोशिश रहती है कि इसका मूड बने कैसे जैसे करके और फिर जब मूड बन जाता है तो उसके बाद तो तब फिर माँ भगवती राजराजेश्वरी सुरकंडासुरी फिर ऐसा माहौल बनाती है कि आनंद आ जाता है। तो वो करने वाला तो कोई और है जी। लेकिन वही है कि मैं आज के नए बच्चों के लिए भी यही बोलता हूँ, सारे कलाकारों के लिए, कि भाई आप परफॉर्मेंस, क्योंकि कलाकार की पहचान ही मंच है जी। मंचीय सिंगर होना और मशीनी सिंगर होने में फर्क है। मशीन तो बना देगी आपको, सॉफ्टवेयर आपकी आवाज को ठीक कर देगा ही कर देगा, लेकिन मंच पे क्या करेंगे? मंच की पहचान तो अलग हुई ना। आप कंप्यूटर पे बैठ करके अच्छा क्रिकेट खेल देंगे कीबोर्ड दबा करके, लेकिन अगर मैदान में बल्ला पकड़ना पड़ेगा तो वहां तो देख रहे होंगे लोग। तो नए जो जितने भी नौजवान हैं, बस उनसे यही है कि अपनी गायकी पे फोकस करें, अपने पे यकीन करें, भरोसा करें, उसके बाद मंच अच्छा हो जाए। तो आपने माता रानी का जिक्र किया और अब नवरात्रे भी जो हैं इस वक्त पे चल रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद, स्पेशली मसूरी से होने से सुरकंडा माई बगल में है, तो आपके जितने भी जागर हैं उनमें उनका जिक्र होता ही रहता है। माता रानी के आशीर्वाद को कैसे देखते हैं? माँ भगवती जगदम्बा, मेरी बहुत छोटी आयु थी मैं तब से, मुझे माँ, हमारे यहाँ का ढोल दमोह, हमारे गांव से सारे लोग, मेरे पिताजी ढोल लेके जाते थे, मेरे चाचा जी और मेरे ताऊ जी। तो मैं बचपन से ही सुरखंडा माँ भगवती जगदम्बा हमारे अवचेतन में, हमारे कानों में। प्रातःकाल में जब 4 बजे मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा जी नौबत बजाते थे, देवताओं को जगाने की नौबत। तो हमारे यहाँ भरत जी देवता है हमारे, जिसको ऋषिकेश नारायण भी कहते हैं। तो उनकी नौबत बजती थी, तो हमारी तो जो सुबह होती थी वो उस ढोल दमों की नौबत से और उस जागर गायन से होती थी, उस गायन से। तो भगवती सुरकंडा के दरबार में हमारे यहाँ हर साल गंगा दशहरे पे उस समय ढोल जाते थे। तो मुझे मेरी माँ जी लोगों ने जो है माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मेरे सर पे है, और हमारी इष्ट देवी भगवती सुरकंडासुरी है, जहाँ के लेखवार पुजारी हैं, और जड़दार गांव भगवती का मायका है, और पूरा भटवेड़ी सकलाना और पूरा हमारी उस तरफ जौनपुर के सभी पट्टियाँ, उधर हमारे थौलदार ब्लॉक की पट्टियाँ, उधर ज्वारनाग की तरफ, उस तरफ पूरी पट्टियों का वो भगवती इष्ट देवी है। और अब तो पूरे विश्व की है, वैश्विक देवी। नाम अलग अलग हो सकते हैं, देवी तो सबकी है, तो हमारी इष्ट देवी है, तो उसका आशीर्वाद तो सर पे है ही सर जी। तो नवरात्रों के इस मौके पे आपके श्रोता, चाहने वाले सुनना चाहेंगे आपकी ज़बानी कुछ? हाँ, क्या बात है। माँ भगवती जगदम्बा के नवरात्रे सभी को बहुत मंगलमय हो रेडियो के माध्यम से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और जगदम्बा भगवती सबकी मनोरथ पूर्ण करें, नव जीवन का संचार है। माँ भगवती जगदम्बा का आगमन है 9 दिनों के लिए। ये प्रकृति, ये वातावरण, ये धरा पूरी माँ भगवती जगदम्बा में हो रखी है। और जगदवंदनी सुरेश्वरी नारायणी भवानी आज अपने आप में फील करिए, अपने आप में देखिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका सुरेश्वरी देवी भगवती जगदम्बा हम में वास कर रही है। उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत हमको मिल रही है। सत्य कर्म सत्यों की तरफ हमको प्रेरित कर रही है माँ भगवती जगदम्बा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शैलपुत्री माँ भगवती का, जहाँ हमारे यहाँ भगवती जगदम्बा त्रियुगी नारायण में भगवती जगदम्बा का मायका माना जाता है, जहाँ उनका विवाह, उसके कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा।
जय जगदवंदिनी नारायणी सुरेश्वरी देवी भवानी अखंड ब्रह्मांड नायिका जगदम्बा माता त्रिलोक तारिणी वेली माता नरो के नारायणी नरो की नारायणी वेली देवी भगवती तुई माता सकल संसार की रक्षा करने वाली देवी भगवती शाकंबरी देवी बड़ देवी महामाता भवानी अनंता तुई सर्वदेवमय वेली ज्वाला सर्वमंत्रमयी प्रथमे शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटिका चतुर्थे कुष्मांडा पंचमे स्कंद माता षष्ठमे कात्यायनी सप्तमे कालरात्रि अष्टमे महागौरी नवमे सिद्धिका नवदुर्गा भवानी नारायणी हिमालय का घर माता कन्या पैदा होगे जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका हिमाचल राजा का भाग खुली गए न जय श्यामा गौरी अंबिका चंडिका जगतबंदिनी नारायणी भगवती को प्राकट्य वेगे हिमालय माँ तो जगदम्बा भगवती जगतबंदिनी नारायणी सुरेश्वरी सती जी को माता दोष रो जन्मावेगे जय बोल माता श्यामा सुंदरी जगदम्बा भगवती को दूसरो जन्म हुएगे माँ जगतबंदिनी नारायणी सुरेश्वरी एक लोक मजे माता खबर हुएगे जय बोल माता श्यामा सुंदरी द्विलोक तीन लोक 14 भवन खबर लेगे जय बोल माता श्यामा सुंदरी ता गृदन गृदन तुंतन गृता कुतुक जंतला गृदुक जंतन ता तु जंतला गृदुक जंतन ता कुतुक जं गृदुम ता जं गृदन तुम ता तन गृदक दा गं गृदन गदा गं गृदुम के तुम ता तु गं तु गदा गं जगतबंदिनी नारायणी भगवती 6 महीना की कन्या माता तप मां बैठी गे जय बोल माता श्यामा सुंदरी जगदम्बा भगवती इष्ट देवी महामाई देव ऋषि नारद पूछने बैठ गए भगवती के का तप माँ बैठी छई मैन ये माता मुंह बेणो बोन लेगे जय बोल माता श्यामा सुंदरी ये मैन पौण मेरी माता कैलाश पते जय बोल माता श्यामा सुंदरी जगदम्बा भगवती राजराजेश्वरी सुरकंडासुरी चंद्रवदनी कुंजापुरी महामाता ज्वालपा विघ्न हर दे कष्ट काट दे डंकनी संकनी छाया झलते दूर कर दे माता भगवती शत्रु संहारिणी वैर्यो नाशिनी ज्वाला सर्व सिद्धिदायिनी भगवती राजराजेश्वरी सुरकंडासुरी माता भवानी। मतलब आपके माध्यम से मुझे लग रहा हम सबकी भी जो विशेष है माता रानी पूरी कर देंगी। तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि ये पावन समय होता है और कोई समय होता है किसी चीज का जी। और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये समय आहा शीत न घामा इस समय कैसा अच्छा समय है नवजीवन का संचार है नई ऊर्जा है नई उमंग है नया उत्साह है और भगवती जगदम्बा इस समय भरण पोषण करने के लिए धरा पर विराजमान है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि सब कहते हैं यहाँ केदार खंड भी है मानस खंड भी है। तो केदार खंड में कहते हैं कि देवता निवास करते थे और मानस खंड में मानस मनुष्य हम सब। अब हमारे देवी देवता तो हमको आशीर्वाद दे ही रहे हैं हमारी रक्षा कर रहे हैं लेकिन एक बात बार बार उठ रही है लगातार उठ रही है कि हमारी जमीनों की रक्षा कैसे होगी। जो मूल निवास भू कानून को लेकर जो बात चल रही है इसको आप कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी मेरा ये मानना है कि पहाड़ की परिस्थितियों को देखते हुए क्योंकि यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं हम लोग मैदानों से भिन्न स्थिति के लोग हैं पहाड़ के लोग हैं हम लोग जीवट हैं हमारी परिस्थितियों को देखते हुए हम पृथक राज्य का निर्माण हुआ और इन्हीं सपनों को लेकर के हुआ कि हमारा जल हमारी ज़मीनें हमारा जंगल सुरक्षित रहें और पहाड़ों में उद्योग बहुत ज़्यादा हों पहाड़ के लोग काम करें पहाड़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
रोजगार मुहैया कराया जाए, इन धारणाओं पर तो ये राज्य बना। सिर्फ इसलिए नहीं बना था कि कुछ विधायक हो जाएंगे या एक मुख्यमंत्री हो जाएंगे, गवर्नर साहब होंगे, वो तो ठीक है, राज्य की एक संस्था व्यवस्था होती है, एक संवैधानिक ढांचा होता है, वो तो ठीक है। लेकिन जो हमारे जमीनें हैं, बिल्कुल हमारी जमीनों की रक्षा तो तभी हो सकती है जब हमारा कोई ठोस भू कानून आ जाए। और ऐसा कानून आना चाहिए कि जो हमारे यहाँ हमारे जमीनों की रक्षा हो सके। मूल निवास पर आना चाहिए। मूल निवास तो 1950 ही होना चाहिए। और बस यही चाहता हूँ मैं कि ये बहुत जल्दी हो, ताकि जो हमारी जमीनें हैं उनकी रक्षा हो सके। तो इसमें सबकी भागीदारी, मतलब समाज की भागीदारी की, ठीक है वो आंदोलन कर रहे हैं, कलाकार हैं, राजनेता हैं, जब तक सब नहीं चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं भी देखता हूं, मेरे से भी लोग प्रश्न करते हैं, आपसे भी करते होंगे कि भाई आप लोग शामिल होइए, बात करिए, लेकिन वो भी शामिल हो गए, हम भी हो गए, मतलब पब्लिक भी हो गई, और हम लोग कुछ जो पब्लिक डोमेन में है वो लोग, लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, सबकी इच्छा नहीं होगी, तो क्या सोचते हैं आप, संभव होगा? हर चीजें, विचारों में भिन्नताएं हो सकती हैं काबी जी, हम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, राजनीतिक दल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, आदमियों के अपने पैसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन माँ तो हमारी एक ही है ना, उत्तराखंड, भूमि तो हमारी यही है। तो मातृशक्ति की रक्षा करने के लिए हमारी वैचारिक मतभेद तो कहीं दूर दूर तक होने नहीं चाहिए। और अगर किसी को भी पूछें आप, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा ना हो। कौन ऐसा बोलेगा? ऐसा ये इस धारणा के लिए थोड़ी राज्य बना था। तो हमारी जो मातृभूमि है, भूमि भी माँ होती है। धरती माता कुरुम देवता, जागरों में पहले बोलते हैं, धरती माता, धरती को गौ का रूप माना जाता है। तो हमने अपनी मातृशक्ति की, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें बहुत ठोस कदम एक धारा में बैठ करके विभिन्न जो इस कानून को रूप दे सकते हैं, जिनके पास पावर्स हैं, वो सारे लोग बैठे, ऐसी समितियां बने और सब एक मत पर सहमत हो कि जी हाँ ये होना ही चाहिए, और विकास हमारा होता रहेगा और काम हमारे होते रहेंगे। वो निरंतर सतत प्रक्रिया है विकसित होना। लेकिन हमारी जमीनें और हमारे जो जंगल हैं, हमारी जो नदियां हैं, हमारे गाड गदेरे हैं, ये पहले हमारे सुरक्षित हों, इसके लिए पहले बैठना चाहिए इन लोगों को। और काम होते रहेंगे, और काम तो स्वाभाविक नेचर के साथ, क्योंकि कार्य पद्धति, काम का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती एक प्रोसीडिंग्स होती है वर्किंग की, वो तो होते रहेंगे। लेकिन इस काम को तो कब का हो जाना चाहिए था। और अभी बल्कि मैंने सुना कि अभी हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई अच्छा एक कानून बनाएंगे, तो कुछ आस तो जगी है लोगों में। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और सब लोगों को एक उसमें आना चाहिए। जैसा मैं बार बार कहूँगा कि सब लोग एक मत हैं, इसमें दो मत हैं ही नहीं, क्यों होंगे? ये कोई राजनीतिक काम तो है नहीं, ये तो मातृभूमि की रक्षा है, तो ये पहले प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज इस बीच बहुत बात आ रही है लॉ एंड ऑर्डर की, कि भाई ये राज्य जब 24-25 साल पहले बना, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पे, हमारी बोली भाषा के तौर पे, और अंदर से भी जो लोग जिस तरह के सॉफ्ट हार्टेड हैं, ऐसे तो सभी जगह के होते हैं, लेकिन यहाँ के थोड़े एक मासूमियत से भरे। लेकिन बीच बीच में अब क्योंकि क्या हो रहा है जी, कह रहे हैं कि दिल्ली से 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, दूसरे राज्यों से कहीं से आधे घंटे में पहुंच जा रहे, कहीं से 1 घंटे में, और एक ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से हर तरह की मानसिकता के लोग आते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा एक रोल रहता है। इतने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर कई बार हम देते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा हल्द्वानी में घटना हो गई, अभी यहाँ पे देहरादून में जो बस अड्डा है वहां पे एक युवती के साथ में गलत चीज हो गई। 2-3 दिन पहले की बात है, अभी पलटन बाजार में कुछ हुआ, रेलवे स्टेशन में कुछ हुआ। आए दिन लगभग हर हफ्ते कुछ ना कुछ हम सुन रहे हैं। तो जब उत्तराखंड पुलिस की हम बात करते हैं, वो सदैव सबके साथ है, लेकिन वो जो मित्रता, सेवा, सुरक्षा है, कि हम कहते हैं कि हमारी बड़ी फ्रेंडली पुलिस है, तो फ्रेंडली के साथ साथ आपको लगता है कि थोड़ा सख्त रुख भी इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत लाजमी बात कही आपने काबी जी, क्योंकि अब देश है, सबका है। आप आने के लिए तो चलो, कोई पर्यटक आएंगे तो आते ही हैं, हर जगह हम भी जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, हम विदेशों में भी जाते हैं। लेकिन सख्ती तो कानून में चाहिए। और हमारे पहाड़ के लोग तो बड़े भोले वाले लोग हैं जी। पहाड़ के जो हमारे लोग हैं वो ईमानदार हैं। उनको ये भी पता नहीं होता कि जैसे जमीनों की बात आप कर रहे थे,
तो जमीनों पे 4 लोग आ गए, उनको उनकी जमीन हथिया लेते हैं या उस तरह से कर लेते हैं। जो एक देहरादून एक रिटायरमेंट के बाद का एक शहर होता था कि यहाँ पर भाई लोग आएंगे आफ्टर सेवानिवृत्ति के बाद आराम करेंगे, एक सुकून की तलाश होती थी। यहाँ पर है भी ऐसा, IMA जैसा प्रतिष्ठान है, ONGC है, सर्वे ऑफ इंडिया है, और आपका वो है FRI है। अच्छा, तो यहाँ पर जो बेतहासा वाकई जो आए हैं लोग ये देखते हुए कि राजधानी है, चलो भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले तो किसी को भी अगर आना है तो उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत तरीके से करना पड़ेगा कि आप हैं कौन भाई, आप क्यों आ रहे हैं, किस निष्ठा से आ रहे हैं। और मैक्सिमम कामों में भागीदारी स्थानीय जनता की होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा, और जो इस तरह के लोग हैं सत्यापन उनका करना पड़ेगा कि कौन कौन लोग हैं, क्या क्या लोग हैं, किस प्रवृत्ति के लोग हैं। कोई किराएदार हैं तो कौन से किस किस को दे रखा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो करता क्या है, वो यहाँ क्यों आ रखा है। तो इसके सत्यापन पे ध्यान देना चाहिए पुलिस को। और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ पुलिस को मित्रता भी ठीक अपनी जगह है, मित्रता भी निभाए, सेवा भी करें। पुलिस में काफी अच्छे रिफॉर्म्स भी हुए हैं जो उसको नकारे नहीं जा सकता। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि देवभूमि आपकी ऐसगाह नहीं है। अगर कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या कहीं से कोई आकर के देवभूमि में आकर के वहाँ कोई अपराधी और यहाँ शरण ले ले और उसके बाद यहाँ उसके ऐसगाह बन जाए, तो उसके लिए भी चौकन्ना रहना होगा पुलिस को कि कोई ऐसा तो नहीं है। तो सत्यापन बहुत जरूरी है। हम कई बार देख रहे हैं, पीछे देखने में आया कि हरिद्वार जैसी जगहों पे घाट के किनारे हुक्के चल जा रहे हैं। हाँ, वो गलत है। ऋषिकेश जहां लोग योग ध्यान आध्यात्म के लिए आते हैं वहां पार्टियां हो जा रही हैं। मतलब व्यक्तिगत तौर पे कोई चीज करना और कहाँ करना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अपने आप में ये भूमि, अगर आप कहीं आप विदेश में जाओ, उनको बोलो आई फ्रॉम इंडिया, वेर, यस आई नो इंडिया, हिमालय वेयर इज द हॉली रिवर ऑफ गंगा, यस। एंड एब्सोल्युटली वो लोग इस भूमि की कदर इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है। हाँ। और उत्तराखंड को तो भारतवर्ष का भाल माना जाता है। यहाँ तो इस तरह का चलना ही नहीं चाहिए। गंगा के किनारे पर तो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इनके बेचने वाले, वो तो हुक्के वाले तो बहुत दूर की बात है, वो होना ही नहीं चाहिए। और गंगा घाट के आसपास तो कोई आदमी अपने जूते चप्पल भी कम से 1 किलोमीटर दूर के खोल करके आ जाए। सात्विक प्रवृत्ति, वहाँ पर बड़े भाव से लोग आते हैं। तो ये बहुत तीव्र गति से इस पर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि हुड़दंगी अगर आ जाएंगे तो फिर पूरा माहौल ख़राब कर देंगे। और वहाँ पर जो सचमुच आस्थावान आदमी जो गंगा जी के तट पर गया हुआ होगा, ऋषिकेश में क्यों आते हैं आदमी, हरि जी के पास, हरि की वहाँ हरि का द्वार है, वो हरि जी का द्वार है, कोई साधारण जगह तो नहीं है। उस द्वार में जो कोई आ रहा है वो अपने मोक्ष को सुधारने, परलोक को सुधारने के लिए, इस जन्म को सुधारने के लिए, अपने की हुई गलतियों का, जाने अनजाने में की हुई भूलों के प्रायश्चित के लिए और क्षमा याचना के लिए आ रखा है गंगा के पास। और उसको अगर बहुत अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो वो उसकी आस्था को ठेस पहुँचेगी। और इसलिए हरिद्वार में तो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए प्रतिबंध होने चाहिए कि कोई हुड़दंगी है, कोई आदमी बेवजह डीजे लगा रखा है, शोर बजा रहा है, तो ऐसे लोगों, वो तो जो बेचारे वहाँ पर ध्यान में बैठे हुए रहते हैं गंगा के तट पर लोग, उनके ध्यान में तो खलल पड़ेगी ऐसे में। वो कई बार देखता हूँ मैं, उन लोगों को ने ध्यान लगा रखा है, आवाज़ें इतनी होती हैं कि उनकी आंखें खोलनी पड़ती है फिर। तो वो जो बाधाएं हैं वो आपको इस प्रदेश को, ये तीर्थाटन जन्मांतर से है। ये तीर्थाटन, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कैलाश मानसरोवर, ये बड़े बड़े तीर्थ कोई आज थोड़ी सृजित हुए हैं, ये तो आदिकाल से हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि आकर के बद्रीनाथ धाम में अपनी विश्राम मुद्रा के लिए आ रहे हैं। भगवती गंगा का प्रादुर्भाव गौमुख में हो रहा है। कालिंदी माँ भगवती गौलोक धाम से कालिंदी पर्वत पर आ रही है, यमुनोत्री धाम में आ रही है, और वहाँ पर विधिवत उनका पूजा पाठ होते भी हैं। तो यहाँ पर ये भूमि साधारण तो है नहीं। तो इसलिए जो हुड़दंगी टाइप के लोग हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो कि भाई अगर आप केवल इसलिए आ रखे हैं कि मौज मस्ती के लिए, तो फिर आपके लिए गंगा का किनारा नहीं है। आप 2 किलोमीटर दूर जा करके बैठिए, वहाँ करिए, यहाँ नहीं। इस तरह का। बिल्कुल।
एक तरफ अभी हमने देखा कि भाई इंटरनेट की वजह से अब कल्चरल एक्सचेंज बहुत हो रहा है कि हम दूसरे राज्यों का संगीत देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोक स्टूडियो भारत जैसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे दिग्विजय सिंह परियार, कमला देवी, नेहा कक्कड़ वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, दूसरी तरफ गुलाबी शरारा जैसा गीत जो देश विदेश में लोगों की कॉलर ट्यून और उस पे रील्स बन रही हैं। उत्तराखंडी संगीत का ये वाला रूप कैसा लग रहा है? ये बड़ा अच्छा, ये अच्छी बात है क्योंकि एक्सपोजर प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये सुलभ हुआ है जी। अगर रीच नहीं होती, अगर हम आज गाना बना करके लोगों की जेब में भेजने के लिए इंटरनेट नहीं होता, ये फेसबुक या ये यूट्यूब या व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते तो नहीं होता ऐसा। तो इसका जाहिर बात है कोई जब हमको सुविधा मिल रही होती है तो उसके खामियाजा भी हम ही लोगों को भुगतने पड़ते हैं। उसमें फिर एक अनावश्यक बाढ़ भी आती है, लेकिन उसमें कुछ अच्छा भी है तो वो चुनना आपका काम है कि जो अच्छा है वो चुनिए आप। आज जो आप बता रहे हैं गुलाबी शरारा, वो मेरे ख्याल से 140 करोड़ 150 करोड़ लोगों ने सुन लिया उस गाने को। 14 करोड़ 140 नहीं, आई थिंक 140 मिलियन, हाँ ऐसा कुछ है। हाँ। तो इतने लोगों ने अगर उस गाने को सुना है, इंदिरा आर्य के गाने को, तो ये हमारे लिए तो ये तो प्राइड की बात है। इतना गाना मुझे तो लगता है कि हिमालय राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर, आसाम, उत्तराखंड, इतना कोई रीजनल सिंगर यूट्यूब के अंदर इतना सुना जाए तो ये इंदर को बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा गाता है भी ये लड़का जी। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन साथ में हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि केवल दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हिट होने के लिए, और एक होता है फिट होने के लिए कि आप फिट हैं समाज के अंदर, फिर समाज के लिए फिटनेस है आपकी। हिट तो कोई भी हो सकता है, आपने समाज के साथ ऐसा भी फिट होना है कि समाज आपको स्वीकारे कि जो ये बोल रहा है ये सही बात बोल रहा है, भले इसको बहुत लोग नहीं सुन पा रहे हैं लेकिन बात इसने सही बोली। आपने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग से बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, एक आदमी चुप रहता है पूरी मीटिंग में और जब कुछ बोलता है तो सब लोगों का ध्यान खींचता है कि यार बात तो ये सही बोल रहा है, बेशक बहुत लोगों ने नहीं सुनी। तो वो भी ध्यान रखना होगा। बहरहाल अभी आजकल तो बड़े अच्छे कर रहे हैं, कुछ लड़के बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ये इजी उपलब्धता है अब तो कि भाई अब तो ये है कि जब से यूट्यूब प्लेटफॉर्म आया और ये सब इस समय सारे नए बच्चे हम देखते हैं, बहुत सारी माताएं कोई गा रही हैं घर पे खाना बनाते हुए, वो वायरल हो जा रही हैं। बहुत सारी माँ बहनें घास काटते हुए घसियारी गीत गा रही हैं तो वो वायरल हो जा रही हैं। तो ये अच्छा है, बस इसमें जो बेकार सामग्रियां परोसी जा रही हैं उससे परहेज करना पड़ेगा, बस उसको नहीं देखना। वो फिल्टर वो वायरस हो जाएगा फिर, और क्योंकि आपके अच्छे खासे दिमाग को वो विजिट कर देगा मतलब में ना, तो बाकी इसका एक्सपोजर बढ़िया। तो गाना तो हमने देश विदेश पहुंचा दिया, ये पहाड़ का खाना जो है कहीं अटका पड़ा है। खाना बिल्कुल, ये खाने का क्या किया जाए जी? खाना हमारे यहाँ परिधान पे और खाने पे कम काम हुआ है जी। हमारे जो पहनावे हैं वो एक कहते हैं ना कि हम लोग ठीक है, हम लोग चलो अपने योग्यताओं के आधार पर, अपने काम के आधार पर हम लोगों ने जगह बदल दी हैं। हम लोग स्वाभाविक है कि कोई एक इंजीनियर अगर होगा, बहुत साइंटिस्ट होगा तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ही होगा, इसरो में ही होगा, ठीक है। एड्रेस बदल जाए कोई बात नहीं, लेकिन ड्रेस तो ना बदले कम से कम। तो परिधान पे हमारे काम बहुत कम हुए हैं, हमारे यहाँ ज्वेलरी पे काम बहुत कम हुए हैं। क्या होता था, मेरी माँ बोलती है कि एक जमाने में जब शादियां हुआ करती थी गांव घरों में, और दूबला होता है ना, दूब की भी नथ बनाई जाती थी। अच्छा, फिर दूब घास शुभ माना जाता है उसको। वो इसलिए नहीं बनाई जाती थी कि आपके पास बहुत चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं, वो शुभ के लिए, शुभता का भी प्रतीक था। फिर चांदी की नथ आई, फिर सोने की नथ आई। तो दूब मतलब कि आपका वंश हरा भरा रहे, आपकी वंश वृद्धि होती रहे, और जैसे कहते हैं ना कि दूब की जड़ हरी होती है, तो कितनी कैसी बात थी। तो हमारे गढ़वाल कुंभल के कुमाऊं में तो मैं देखता हूँ आज भी लड़कियां, जो नौजवान बच्चे हैं वो कहीं परफॉर्म कर रहे होते तो पिछोड़ी वगैरह पहन लेते हैं वो लोग। और चमोली की ड्रेसें बहुत बढ़िया है, हमारी जौनपुर की बहुत अच्छी हैं। हमारा जो जौनसार का इलाका है वो कस्टम वाइज अपने रीति रिवाजों के लिए बहुत मजबूत है। वहाँ पर बड़े बड़े अफसर होते हैं, IAS PCS, और घर में जब जाते हैं तो अपनी ड्रेस पहनते हैं और अपने तांदी नृत्य में लग जाते हैं। वही मैं इधर देखता हूँ कुमायूं में, उस तरफ DD आर्ट की तरफ, मुंशियारी वगैरह की तरफ, वहाँ पर जब वो लोग जाते हैं तो वो बिल्कुल अपने कस्टम को उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो ये इसके लिए हमको काम करे। खाने की जहाँ तक बात आपने कही,
खाना हमारा कोदा क्यों मशहूर हुआ? कोदे की पहचान पहले विदेश ने करी जी। उनको लगा कि कोदे के अंदर और बहुत ज्यादा वो है, मतलब क्या बोलेंगे, मिनरल्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो उसके बाद कोदा यहाँ वो हो गया। अब कोई पहाड़ों में ऑर्गेनिक ढंग से उगा ही नहीं रहा है। तो हमें, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये ध्यान देना होगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। फाइलों का बढ़ावा नहीं, फाइलें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, धरती पे बढ़ावा कैसे, फसलों का बढ़ावा, फसलों का बढ़ावा, बालें कैसी बड़ी बड़ी हो, फाइलें, बालें नहीं, बालें जो होती हैं अनाज की वो बड़ी बड़ी होनी चाहिए, फाइलें नहीं बड़ी बड़ी होनी चाहिए। और उनको आधुनिक, अत्याधुनिक जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रैक्टर है, निराई गुड़ाई की मशीनें हैं। और हमारे यहाँ जो उजाड़ का सबसे बड़ा चक्कर है कि जो गोणी, बांदर, सुंगर, खैजानन वे थे, हमारी फसल थे, वो कैसे बचें, उनके लिए तार बाड़ के लिए हो। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का उचित दाम अगर मिले, बाजार उसके लिए विपणन केंद्र होना चाहिए फिर, और उसके अंदर इतनी सुलभता होनी चाहिए कि वो किसी को आसानी से मिले। आज देहरादून की अगर हम बात करें, हल्द्वानी की बात करें, लोग, मैं हल्द्वानी कार्यक्रम में जा रखा था तो उन्होंने मुझे घर गाँव का कोई अनाज दिया, तो मैंने कहा ये कहाँ से, पिसा हुआ लून था। तो वो कहा उन्होंने ये अल्मोड़ा में कहीं कुछ कोई वो है, महिलाओं का समूह है कोई, वो बनाते हैं, उतना टेस्टी था, मैंने दोबारा मंगाया उनसे। तो आपको इस तरह के विपणन केंद्र देने पड़ेंगे। ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, कामों पे ध्यान देने पड़ेंगे। आप बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आ गए जी, ये इतने 1000 करोड़ का होगा, ये तो सपना जैसा लगता है। आप 200 रुपए वाला काम पहले बढ़िया कर दो, जिसमें हर आदमी के हाथ में काम आ जाए। और फिर खाना लाजमी कर दो ना, आप ये कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते आप? परिधान, तो मैं तो परिधान पे कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो 26 जनवरी जो राष्ट्रीय ओकेजन होते हैं उस दिन तो त्योंखा पहनना चाहिए हमारे यहाँ के राजनेताओं को, पहन करके झंडारोहण भी उसी को पहन करके हो, वो आंगड़ी पहन करके हमारे सचिव जा रखे हों, जैसे आप दक्षिण भारत में देखते होंगे वो लोग अपने धोती पहन के जाते हैं ड्यूटी। अभी इससे मुझे ध्यान आया कि जो मुख्य सचिव इस वक्त पे राधा रतूड़ी जी हैं, एक मैं उनको लगातार देख रहा हूँ कि वो गले में जो है गुलोबन पहन के ज्यादातर कार्यक्रमों में जाती हैं। वो, हाँ, राधा जी तो मैं उनको देवी मानता हूँ, वो है ही बहुत आदर्श महिला है और पहली मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड की। तो उन्होंने एक टोपी रखी होती है सर पे, पहाड़ी टोपी, गुलोबन पहन लेती हैं और बढ़िया पहाड़ी गाना गाती हैं, पहाड़ी गाना। और रतूड़ी जी के साथ, रतूड़ी जी भी बड़े अच्छे हैं, वो तो साहित्यकार, लिखते भी बहुत बढ़िया है। तो ये आदर्श स्थापित कर दिया राधा जी ने। अब मुझे लग रहा है कि इनके बाद जो आएगा तो वो भी फॉलो करेगा। अब मुख्य सचिव अगर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहाड़ी कैप पहन के जा रहा है या ग्लोबन करके एक ज्वेलरी पहन करके वो जा रही है ऑफिस अपने, तो वो तो प्रेरणा बन रही है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और खाने को आप लाजमी कर दो, क्योंकि खाना और गाना दो चीजें ऐसी हैं जो मनपसंद की होती हैं, जबरदस्ती नहीं होती। तो गाना भी आपको ऐसे करना पड़ेगा कि जो टेस्ट, स्वाद तो हमारे पास है, सेहत तो हमारे खाने में बहुत भरपूर है। स्वाद के लिए हमारे यहाँ अच्छे अच्छे कुक हैं। ये तो हमारे यहाँ तो दुनिया के, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के दुनिया में भोज विशेषज्ञ हैं। संसार में ऐसे ऐसे विशेषज्ञ हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब जाते हैं, बहुत सारे हमारे जो शेफ होते हैं उनसे मिलते हैं। इवन प्रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री के जब इंडिया आ रहे होते हैं तो उनको जो बहुत स्वाद भारतीय खाना खिलाया जाता है वो यहाँ के लोग ही होते हैं, हमारे पहाड़ के लोग। बिल्कुल। तो ऐसा खाना हम लोग, हमारा कोदू, झंगोरू, चैंसू, डुबुक, हमारे पहाड़ के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, मनजोरी, हमारी जोई, तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको बहुत इनको परोसा जा सकता है कि भाई हमारा स्थानीय उत्पाद है जी, ये हमारा खाना है। और एक और बात मैं इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो प्रसाद है मंदिरों में, जो 4 धाम में जो हमारा प्रसाद चढ़ता है, वो भी हमारा स्थानीय उत्पाद ही होना चाहिए कुछ। और वो उसको हमारी मेरे ख्याल से शुरू भी हुआ था, लेकिन अब कितना परवान चढ़ा मुझे जानकारी नहीं है। और वो वहाँ के लोगों को, वो जो करोड़ों रुपए का प्रसाद हम सहारनपुर से या बाहर से इलायची दाने लाते हैं, भगवान को तो प्रेम चाहिए होता है। उनका आप छोटे से के पत्ते पर भी अगर 2 दाने चावल को दे दोगे
तो उससे प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो चावल का तो हमारे पास उदाहरण भी है भागवत से, सुदामा जी के तो चावल ही लिए थे भगवान ने, और स्थानीय महिलाओं को, कारीगरों को, स्थान के लोगों। और एक और होना चाहिए कि जब भी कोई मंदिर में जाए, जैसे हम तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो तिरुपति बालाजी में उन्होंने जरूरी कर दिया है कि आपको लुंगी पहननी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है उनका। और एक हाफ बाजू का एक सफेद रंग की शर्ट पहनी होती है, फिर आप लाइन में लग सकते हैं। अब हम तो अपने घर के कपड़े पहन के जा रखे हैं, लेकिन नहीं जी, वो तो खरीदिए तो अच्छा हो गया, रोजगार मिल गया। तो हमारे यहाँ कितने तो दर्जी होंगे, उनको काम मिल जाएगा। और उस पोशाक को कोई भी पिलग्रिम्स जितने होंगे, वो अपने घर जब यात्री ले जाएंगे तो बखूबी ले जाएंगे कि इस पोशाक के साथ हमने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, इस पोशाक के साथ हमने गंगा, यमुना, केदार बाबा के दर्शन करे। तो मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए कि पोशाक एक क्यों खज होता है हमारा, मिर्जे जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वो पहनी जाए। और वो ठीक है कि हिमालय के वो अकेली उसी पहन करके तो नहीं जाया जा सकता, जो यात्री ने अपने कपड़े पहन भी रखे हैं उसके ऊपर भी पहन लिया करो, और कह रहे कि ये भगवान का है जी, आपको इसको पहन करके लाइन में लगना होगा। और वो वहां पे बना हुआ है तो वो पवित्र भी होगा ही। तो ये भी होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनको अगर गवर्नमेंट फॉलो कर दे तो कई लोगों के हाथ रोजगार से भर पड़ेंगे। तो पुराने जमाने में जैसे कहते थे कि 4 आश्रम होते हैं। हाँ। और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, हालांकि आप उम्र से तो अभी भी 25-30 में ही चल रहे हैं, हम ही को चैलेंज दे रहे हैं फिटनेस के मामले में, लेकिन आपने 2 आश्रम सफलतापूर्वक जीवन के निकाल दिए, लगभग 50-55 वर्ष की आयु के हिसाब से समझ रहा हूँ। अब अगर अगले 2 आश्रम यानी कि 40-45-50 वर्ष, क्योंकि शतायु होने का आशीर्वाद जो है माता रानी का मैं उम्मीद करता हूँ आपके ऊपर है, तो जीवन में कौन से ऐसे काम हैं आगे जो आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में ये करना है जो अभी तक नहीं किया है? मेरा तो जीवन ही समर्पित इसीलिए है काबी जी कि मैं भरपूर ढंग से अपने लोक गायन में रमा रहूं। अपने जागर भी गीत ही है, हर चीज गाए जाने वाली जो भी सुर लय धारा होती है उसको गीत बोलते हैं। अपने जागर गीत पवाड़े गीत अपने गाता रहूं। और एक मेरा ये सपना है कि वो दिन जरूर आए कि जब हम अपनी गढ़वाली कुमोनी, अपनी जौनसारी भाषा में बात करो और बहुत प्राइड फील करो आदमी अपनी भाषा में बात कर दे दो। अपनी हर घर पर जो नया बच्चा भी हो, नौजवान जो हमारे स्थानीय जो हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन वह भी अपनी भाषा में बात करो। और जब कम से कम चाहे ये कैसे होगा संभव, इसके लिए बुद्धिजीव लोग कुछ करें कि भाषा का उन्नयन कैसे हो, भाषा हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन तक कैसे हस्तांतरित हो। और ढोल सागर जागर के लिए मैं निरंतर सेवा करता रहूं। मैं जागरों का और ढोल सागरों का विद्यार्थी और सेवक हूँ, दास हूँ, और इसके लिए मैं काम करता रहूं और अपने गीत लिखता जाऊं, अपने जागर लिखते जाऊं, पवाड़े लिखते जाऊं और गाता रहूं। और हमेशा श्रोताओं और दर्शकों के दिल में रहूं, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझ पे बना रहे, और सेहत ईश्वर अच्छी रखे और निरंतर इस काम पे लगाए रखे, यही सपना है मेरा। तो आपने कहा कि जैसे जागर को लेके, और एक चीज बीच में आई थी कि घर में जब आदमी होता है शायद उतनी इज्जत नहीं मिलती जब थोड़ा बाहर निकल जाता है। तो क्या ये जो आप दुनिया भर में जहां जहां जागर के ऊपर शोध हुए, आपने कार्यक्रम करे, तो वहां जो रिस्पॉन्स मिला, तो उसके बाद यहाँ थोड़ा तवज्जो मिलनी शुरू हुई ज्यादा कि भाई ये हमारी चीजें हैं, इनके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए? ये कहा जाएगा भाई साहब कि ऐसा नहीं है। विदेश में ठीक है कि हम फॉरेन में गए, अपनी बात को समझाने में हम लोग थोड़ा सा ये उसमें सही साबित हुए और अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रियों में जाता रहता हूँ मैं। लेकिन मेरे जागर जब ऑडियो फॉर्मेट में आने शुरू हो गए थे तो तब से मुझे लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया था। मुझे याद है हम लोग बचपन में ऐसा करते थे काबी जी कि हम लोग अपनी हारमोनियम अपने कंधे पे ले ली जब स्कूल के टाइम पे, क्योंकि हमें बजाने गाने का तो बहुत शौक था। और गांव में चले गए, दिवाली का ओकेजन है और रामलीलाएं, तो जहाँ से मैं हूँ मेरा गांव सिल्ला है, भटवेड़ी, सकलाना माँ भगवती सुरकंडा के पास ही है। तो हमारे यहाँ तो रामलीला नहीं होती थी, लेकिन मेरे मामा कोट जौनपुर उधर
थत्यूड़ की तरफ, तो वहाँ या तो हमने रामलीला ही देखी, वहीं गाया, या फिर कहीं दिवाली के दिन, दिवाली हमारे यहाँ बड़े त्योहार होते थे हमारे जहाँ का मैं हूँ, तो हम चले गए तो हम लड़के 15-16 साल के, तो कोई हमको देख, हमको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है, तो हम पकड़ करके ला रहे हैं बुजुर्ग लोगों के, आप आओ जी सुनो ना, एक बार सुनो ना प्लीज। हम तो हारमोनियम लाए यहाँ और ढोलक भी लाए, और मेरे साथ जाते थे मेरे एक विजेंद्र है, वो जाता था, 1-2-3 लड़के मेरे मामा के थे, राजेंद्र वगैरह, ये सब जाते थे। तो हम इस तरह के कार्यक्रम जब करते थे तो बुजुर्ग आ जाते थे, थोड़ी देर के लिए बैठ गए हमारे साथ। फिर जब हम गाना शुरू करते थे तो अरे हाँ बेटा तू अच्छे छेंगाण हो, अरे पूरा लगा भाई पहाड़ा, ये जाकर थे पूरा गा, तो एप्रिसिएशन तो था। तब वो आत्मविश्वास को वृद्धि करने के लिए हमारे लिए खुराक बन गई वो बुजुर्गों की बात। और होते करते, और मेरे साथ तो एक कहानी और भी है कि मेरा तो एक स्पूल 4 गीतों का हो गया था। अच्छा, 4 गीत का कैसेट आ नहीं सकता था, तो मुझे लगा कि यार अब क्या करूं, तो उन्होंने कहा दोबारा रिकॉर्डिंग करो, तो फिर दोबारा पैसे दो उनको म्यूजिशियंस के। तो मुझे लगा ढोल ले जाते हैं, अपनी उड़के ले जाते हैं, और इसमें चाचा जी को मैंने अनुरोध करा, चाचा जी मेरे साथ गए, पितरों का आशीर्वाद मिल गया, वो वहाँ गए और हमने ढोल में और उड़के में एक जाकर गाया, वो 4 गानों की जगह पूरी करी। और जब वो कैसेट बाजार में आया, वो रंगीली बाबूजी के नाम से वही हिट हो गया। तो ये दौर चलता रहा, फिर अनवरत एक देवी देवताओं का जागर भी, और जागर गीत, और बाकी श्रृंगार के गीत लिखे मैंने। और जागर मूल रूप से एक कथा सार होता है जिसको शब्द शिल्प देना होता है, जो वंशानुगत परंपरागत हम लोगों में है, और वो हिट हो गए। उसके बाद 2003 में उस समय ओमान का दौरा, मस्कट ओमान में पहली यात्रा, वहां पर गए तो वहां पर ढोल ले गए। फिर 2009 में अमेरिका की यात्रा निरंतर जारी है। तो विदेशों से जो लाड प्यार मिला, जो यहाँ से अपनों का जो लाड प्यार था, तो विदेश में भी हमारे लोग हैं, पहाड़ के तो लोग हैं, उन लोगों ने उनकी संस्थाएं बना रखी है, उन लोगों ने हमको बुलाया। और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी वालों ने देखा कि भाई ये कौन सा गायन है, क्योंकि रिसर्चर्स आते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि पहला प्यार अपने पहाड़ से ही है। और मैं तो दुनिया में जब जाता हूँ तो कहीं भी, अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, 2-4 दिन ही अच्छा लगता है, फिर तो अपनी वादियों में आने का ही मन करता है। जी, तो आज के इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, जो आपका घनी गुरेड़ी करके जो है गीत आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं काबी जी, जनरली ये होता है कि बहुत सारे मीम्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो वायरल होते हैं वीडियो की, पहाड़ की बेटी पहाड़ की बहू ये चाहती कि देहरादून में या हल्द्वानी प्लॉट हो उनका, तब जा करके हम शादी करेंगे। ऐसा नहीं है, पहाड़ की बेटियां ऐसी भी हैं जो बहुत, अब तो अच्छे अगर परिणाम, जिस दिन रिजल्ट आते हैं हाई स्कूल इंटर के, उस समय बढ़िया जिन्होंने टॉप नंबर होते हैं, जोशी मठ, उत्तरकाशी के इंटीरियर, DD आर्ट, मुंशियारी के होते हैं पहाड़ी बच्चे जी। तो अमूमन ये होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे उस घनी कुरेड़ी गाने में ये है कि पहाड़ की बेटी बोल रही है कि मुझे देहरादून नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मेरे वृद्ध सास ससुर हैं, और मेरे वो जब देहरादून में उसका हस्बैंड कहीं काम करता है, और वो देहरादून में जब जमीन देखने के लिए आती है और यहाँ की इस आबो हवा को देखती है, इस शोर शराबे को देखती है, तो वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मुझे नहीं रहना, इस 100 गज के टुकड़े में नहीं रहना मुझे। और दूसरी बात देख, उस गाने में ये है कि वो कहती है मेरे सास ससुर बहुत बुजुर्ग है, ये उनको तो देहरादून भाएगा नहीं, और मैं अपने बेटे को नहीं चाहती हूँ कि मैं डेयरी का दूध लाऊं, और जो थैली पे दूध आता है बन करके, उसमें मैं अपनी घर की बदरी गाय का दूध पिलाना चाहती हूँ। तो उस पर आधारित गीत है, और उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे इतने फोन कॉल आ रहे हैं लोगों के, और उस पर आधारित है। थोड़ा सा अगर हो जाए जी, उसमें है जी कि वो कह रहा है कि वो चौमासा का समय है, घड़ी कुरेड़ी डांडियों लगली, एकुली बाणू मान जे, चौमासी फूला गोर बाटू, बरखामा खूटी नारड़े, गोरु बाछीरा मले भूकन, घास जाने पड़लो, दूध भाती बिगड़ी तुम्हारो दिनु, तुम्ही बोला कने रलो। वो कहता है 100 गज माँ
देहरादून कखी झट मकान बनाला, ठेलियों परन साग सब्जी, डेयरी को दूध मंगाला, गौ न बाची नींद आची, ठाट से शेरू मारे। वो कहती है से ससुरा बिना घ्यू दे खाणु ही निखादन, सुबेर उठी सुबेर दुई मठा का गिलास, निन्ना पेट पी जांदन, घट केक पी जांदन, गौ ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना, तो इस तरह से गाना है जी। चलिए, तो ये गीत ओहो रेडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा है, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, अपना अनुभव अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से भेजिएगा, और जुड़े रहिए ओहो रेडियो पॉडकास्ट पर मेरे यानी आरजे गाववे के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको काव्य जी, और ओहो रेडियो का सभी श्रोताओं से पुनः प्रणाम भी और धन्यवाद भी। आप ये ओहो रेडियो सुना और एक बहुत अच्छा नौजवान और एक कर्तव्यनिष्ठ जर्नलिस्ट और एक व्यक्तित्व की रेडियो जो का माध्यम से हम अपना पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ को दर्द और पहाड़ की संवेदनाओं और पहाड़ की विशेषताओं पर कार्यक्रम सुनने का वास्ता मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद।